हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सर्विया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है उसमें आज एक नया वीडियो है। हर बार जो हम एमसीक्यू को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसी तरह आज भी हम जितने भी क्वेश्चन है बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज के अपने सेशन को शुरू करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने: विच अमंग द फॉलोइंग बुद्धिस्ट कैनन इज रिलेटेड टू डीलिंग विद द रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन। तो नीचे में से कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें लिखा हुआ है कि जो बुद्धिस्ट साधु बन जाते हैं, बुद्धिस्ट साध्वियाँ जो बन जाती हैं, उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है। तो कौन से टेक्स्ट नीचे में से उसमें ये बात कही गई है? तो हमारा ए विनय पिटक, दूसरा बी ऑप्शन है सुत्त पिटक, सी अभिधाम पिटक, डी नन ऑफ द अबव। तो ऊपर में से कोई भी नहीं। तो आपको अपने 10-20 सेकंड लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर टिक करने की कोशिश करें। तो इसका करेक्ट आंसर जो है मैं बता देता हूँ आपको, यह है विनय पिटक। विनय पिटक करेक्ट आंसर है हमारा। सेकंड जो है वो सुत्त पिटक। करेक्ट आंसर मैंने बताया विनय पिटक। अब हम ऑप्शन के चलो इसके ऊपर ही डिटेल करते डिस्कस कर लेते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक, ये तीनों की तीनों टेक्स्ट जो है वो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उसमें लिखा गया था। और कब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई? 483 में। और कहाँ पे हुई? ये हुई राजगृह, राजगृह में हुई। और कौन सा जो किंग था जिसने पैट्रनाइज किया ये पूरी बुद्धिस्ट काउंसिल को? तो वो है अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? अजात शत्रु बिलोंग करता है हरियंका डायनेस्टी। और इसी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में ये पूरा के पूरे 3 पिटक बनाए गए थे: विनय पिटक, अभिधाम, सुत्त पिटक, अभिधाम पिटक। ये विनय पिटक जो है वो लिखा गया था उपाली के द्वारा। सुत्त पिटक आनंद, और अभिधाम पिटक मोगाली पुत्ततिष्य, मोगाली पुत्ततिष्य, ये इसने लिखा हुआ था। अभिधाम, ये तीनों के तीनों जो मैंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताए। अब यहाँ पे सारी बातें हो गई। चलो अब फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आ गई, तो हमें थोड़ा सेकंड के बारे में भी पता होना चाहिए। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, पहली बात, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वैशाली, 16 महाजनपद में से एक। किसने पेट्रोनाइज किया? कौन कौन सा किंग था? काला अशोक। काला अशोक कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? शिशुनाग डायनेस्टी से बिलोंग करता है। कब भी ऑर्गेनाइज की गई थी? 383 बीसी। और यहाँ पे 483 बीसी, तो मतलब एग्जैक्टली 100 साल के बाद। हाँ, एक और बात बताना रहेगी, मुझे याद आ रहा है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे जिसने ये बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी, वो महाकश्यप। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, वो थे सबा कमी। और अगर फर्स्ट और सेकंड आ गए तो थर्ड ये मस्ट बी डिस्कस। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी अशोक, मौर्य डायनेस्टी। और कब करवाई थी, क्या कौन से ईयर में? 250 बीसी। कहाँ पे? ये पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे मोगालीपुत्र तिष्य। मोगालीपुत्र तिष्य, क्लियर? ओके चलो। और फोर्थ, मैं आपको अभी थर्ड तक पहुंच गए तो फोर्थ भी बता देता हूँ। फोर्थ हुई थी 72 एडी, 72 एडी। और यहाँ पे कौन सा किंग था जिसने सपोर्ट किया था? कनिष्क। कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है कनिष्क? कुषाण डायनेस्टी। क्लियर यहाँ तक? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? कश्मीर, कश्मीर में हुई थी।
और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ था, बुद्धिज्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, महायान और हीनिया। डन। ओके चलो, देन क्लियर। हाँ, जो अभी एक जो मेन बात मैंने आपको यहाँ पे विनय पिटक में बता दिया, क्या लिखा हुआ था, नन और मॉन्क जो और साधु बन जाते, बुद्धिस्ट मॉन्क जो बन जाते या तो नन जो बन जाती है, उसके लिए रूल्स कौन से फॉलो करने हैं विनय पिटक में लिखा हुआ है। सुत्त पिटक में लिखा हुआ है बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध के बारे में और उसके कैंपिनियन के बारे में, कि मतलब उसके साथियों के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। और ये अभिधाम पिटक में फिलोसॉफी, बुद्धिज्म की फिलोसॉफी अभिधाम पिटक में लिखी हुई है। यहाँ तक क्लियर। मेन जो टीचिंग है बुद्धा की वो सुत्त पिटक में है। और अगर बुद्ध आ ही गए तो हम फिर किसी को छोड़ते नहीं यहाँ पे। तो जैसे बुद्ध आ गए तो बुद्ध के बारे में डिस्कस कर लेते। जैसे चलो बुद्धिज्म, बुद्ध क्या बचपन में नाम था, यहीं से शुरू करते हैं। गौतम, कैसे गौतम, सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ गौतम। और फादर का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, सुद्धोधन, सुद्धोधना। माँ का नाम क्या था, महामाया। जो वाइफ थी क्या नाम था, यशोधरा, यशोधरा। बेटा था क्या नाम था, राहुल। बॉर्न कब हुआ था, 583 बीसीई, मतलब जीसस क्राइस्ट के बॉर्न होने से 583 साल पहले बुद्धा का बॉर्न हुआ था। देन कौन सी एज में घर छोड़ा था, 30 ईयर के थे। और फिर 49 डे तक कंटिन्यूसली मेडिटेशन करने के बाद एनलाइटमेंट हुआ था। क्या हुआ था, एनलाइटनमेंट, मतलब जो ज्ञान मिला था वो 49 डे कंटिन्यूसली मेडिटेशन करने के बाद। और कहाँ पे, बोधि गया, कहाँ पे है, बिहार में, गया बिहार, बिहार में। डन। ओके। और बॉर्न कहाँ हुआ था, बॉर्न हुआ था ये कपिल वस्तु, कहाँ पे, लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ पे, नेपाल। डन, यहाँ तक क्लियर। और फर्स्ट लेक्चर कब दिया था, नॉलेज मिलने के बाद फर्स्ट लेक्चर दिया था सारनाथ में, सारनाथ कहाँ पे, ये यूपी। जिसको फर्स्ट सरमन भी बोला जाता है, उसको बोला जाता है महाभिनिष्कर्मन, महाभिनिष्कर्मन। देन और डेथ कहाँ हुई थी, डेथ हुई थी कुशीनारा, कहाँ पे है, कुशीनारा, ये यूपी। और कब डेथ हुई थी, 483 में। और आपको पता होगा मैंने बताया था फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल भी 483 में हुई थी, मतलब बुद्धा के डेथ के कुछ ही महीने में ये काउंसिल हुई थी। क्लियर यहाँ तक। ओके चलो। तो आगे हम देखेंगे। अभी ये बुद्धा के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट, हाँ एक 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 और करेक्शन, आई वांट टू मेक अ करेक्शन। देखिए 30 ईयर नहीं थे, 29 ईयर है। 30 ईयर तो महावीर जैन के लिए है, महावीर स्वामी के लिए, महावीर स्वामी के लिए। यहाँ पे 20, बुद्धा ने घर छोड़ा था तब वो 29 ईयर के थे। और जब डेथ हुई तब 80 साल के थे। डेथ जब हुई कुशीनारा में तब 80 साल के थे यूपी में। और 30 साल के लिए जो थे वो महावीर स्वामी के लिए। हाँ करेक्ट।
नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टू सिटी वर जॉइंड बाय द सड़क ए आजम और प्रिकर्सर ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड बिल्ट बाय शेरशाह सूरी। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, जिसको सड़क ए आजम भी बोला जाता है, उत्तर पथ भी बोला जाता है, तो वो कौन से एरिया को कनेक्ट करती है, कौन से एरिया, वो कौन से दो सिटी को जो कनेक्ट करती है? तो आप अपना टाइम लीजिए और आंसर कोई एक आंसर चूज कर लीजिए, टिक करने की कोशिश करें, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ क्या आंसर होगा इसमें। आंसर होगा हमारा ए, आगरा टू कलकत्ता। अब ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में बताऊं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस रोड को बनवाया था और फिर रिबिल्ट करवाने का काम ये शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह सूरी ने रिबिल्ड करवाया और रोड को रिबिल्ड करवाया और वाइड भी करवाया। रोड वाइड भी हुआ और रोड के किनारे ट्री भी प्लांट करवाने का काम ये शेरशाह सूरी ने करवाया। और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो कलकत्ता ये जो आज का बांग्लादेश है वहाँ का एक सिटी में आपको बताऊं तो टेकनाफ, यहाँ से सिटी बांग्लादेश से शुरू होकर वो जाता है अफगानिस्तान के काबुल तक। अफगानिस्तान के काबुल तक का रोड है ये ग्रैंड ट्रंक रोड। डन। शेरशाह सूरी ने फिर आगे मैं बताऊं तो ब्रिटिशरों ने भी इसको रिपेयर करवाया था इस रोड को। ब्रिटिशर ने भी इसको रिपेयर करवाया था, लेकिन शेरशाह सूरी ने बहुत काम किया था इस रोड को अच्छा बनाने में, मतलब। अब शेरशाह सूरी के बारे में मैं आपको बताऊं तो बचपन का नाम फरीद, याद रखना, फरीद खान। फिर बिहार में वो रूल किया 1530 से लेकर 1540 तक, लेकिन सुल्तान जब बना, हिंदुस्तान का सुल्तान बना वो 1540 से 1545। और कैसे बना? दो बैटल हुई, याद रखना, पहली बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज बैटल ऑफ कन्नौज कब हुई? 1593, उसमें हुमायूं को हराया। दूसरी बैटल, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ चौसा भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1540, उसमें भी हुमायूं को हरवाया। ये शेरशाह सूरी ने हरा दिया हुमायूं को। डन, यहाँ तक क्लियर। अब वो हुमायूं दिल्ली का बादशाह है और हरा देता है, तो दिल्ली का बादशाह कौन बनता है? शेरशाह सूरी बनते हैं। और ये बिलोंग करता था सूर क्लेन से, सूर डायनेस्टी जो है। और शेरशाह सूरी के बारे में एक और बात मैं बता दूं, लास्ट बात बताऊं तो शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब है वो है सासाराम बिहार। सासाराम बिहार में टॉम्ब है शेरशाह सूरी का। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलो। बिहार कैपिटल पटना और सीएम नीतीश कुमार, पार्टी जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। what would be percent what would be the percentage of the glucose in the urine of healthy person? एक हेल्दी पर्सन है, उसकी यूरिन में कितने परसेंट ग्लूकोज होना चाहिए? आपका ऑप्शन ए है less than 1%, आपका ऑप्शन बी है more than 1%, आपका ऑप्शन सी है more than 0.1% और डी 0%। आप अपनी 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, दिमाग में लोड डालिए और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें। आई होप आपने आंसर ढूंढ लिया होगा और टिक कर लिया होगा। तो इसका आंसर होता है आंसर डी, 0% होने चाहिए। अब ऐसा कैसे कि 0% ग्लूकोज हेल्दी पर्सन की बॉडी में होना चाहिए? तो देख लो, अभी यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे
किडनी का काम है कि ब्लड को फिल्टर करना। तो ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट हैं उसको ये किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करती है और यूरिन से बाहर निकाल देती है। देन तो उसी प्रोसेस में किडनी ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको भी निकाल लेती है। और लेकिन होता क्या है कि ब्लड से निकालने के बाद वो यूरिन में नहीं जाने देती है, वो उसको वापस ही रीऑब्जर्व करके, ग्लूकोज को रीऑब्जर्व करके ब्लड में डाल देती है। शायद आपको नहीं समझ में आएगा, फिर से एक बार बताओ। ये किडनी है, अब उसका काम है ब्लड में से जितने भी वेस्ट है उसको दूर करके ब्लड स्ट्रीम में भेजना, ब्लड स्ट्रीम में भेजना। तो अब क्या करते हैं, ब्लड में से जितने भी वेस्ट है वो किडनी वहां से रिमूव करके यूरिन से बॉडी के बाहर निकाल देती। लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ से ब्लड से वो ग्लूकोज लेती है, एज अ वेस्ट यहाँ से लेती है, लेकिन वो यूरिन यूरिन के रास्ते से बॉडी के बाहर ना भेज के वो उसको वापस ही रीऑब्जर्व करके वापस ही ब्लड में भेज देती है। डन। लेकिन इसलिए आपको जब यूरिन में 0% ग्लूकोज मिलता है, क्योंकि ब्लड में से पहले किडनी निकलती है और फिर वापस उसमें ही ब्लड में ही उसको ऐड कर देती है ग्लूकोज को। डन। रीऑब्जर्व करके यूरिन में से रीऑब्जर्व करके वापस ब्लड में ऐड कर देती है। इसलिए हमें नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उसकी यूरिन में 0% ग्लूकोज मिलेगा। लेकिन अभी इसमें एक लेकिन है, और लेकिन क्या है कि अगर कब कितनी कैपेसिटी है किडनी की कि 180 मिलीग्राम पर 1 डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर अगर इतना जो है कैपेसिटी ये किडनी की होती है यूरिन को, ये ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की, अगर इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर किडनी जो है, जैसे यहाँ से ब्लड में से शुगर जो एब्जॉर्ब किया, डन, और अभी वो यूरिन में ऐड कर दिया, फिर यूरिन से एब्जॉर्ब करके वापस रीअब्जॉर्ब करके वो ब्लड में ऐड करता है। तो अगर वो 180 मिलीग्राम से ज़्यादा हो गया, 1 डेसीलीटर का क्या मतलब है, 100 मिलीलीटर। तो अब आपको समझ में आ जाएगा। 100 मिलीलीटर शुगर अगर मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है पर 100 मिलीलीटर ब्लड में, तो ये उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इतनी लिमिट तक ये किडनी एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन इससे बढ़ जाएगा, 190 हो जाएगा, 200 मिलीग्राम हो जाएगा 100 मिलीलीटर ब्लड में, तो फिर उसमें से 180 की जो लिमिट है क्रॉस हो जाती है और उससे ज़्यादा वो एब्जॉर्ब नहीं करता। जैसे आपको स्पॉन्ज देखिए, एक स्पॉन्ज है और जिसके अंदर उसको आप कहीं पे पानी के ऊपर रख दोगे तो पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन पूरा भरा हुआ है स्पॉन्ज और फिर पानी के ऊपर रखोगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है। तो यहाँ पे 180 की लिमिट से ब्लड शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अब एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है तो वो यूरिन में दिखाई देता है। यूरिन में बॉडी में, जब यूरिन बॉडी से बाहर निकलता है वेस्ट, तो उसमें जो है वो शुगर दिखाई देता है। तो शुगर अगर उसमें मिल रहा है तो आपके ब्लड में शुगर ज़्यादा है और आप एज ए हेल्दी पर्सन काउंट नहीं किए जाते। यहाँ तक क्लियर है। और अगर मैं किडनी के बारे में आगे कुछ बातें बताऊं आपको तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे किडनी जो है एक हार्मोन बॉडी से रिलीज करती है जो है, एक सेकेंड, इर्थोपोइटिन। उसका क्या मतलब होता है, इर्थोपोइटिन एक हार्मोन है और वो बॉडी, ये जो किडनी रिलीज करती है और उसके रिलीज करने से क्या होता है, स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट कौन सी चीज स्टिमुलेट हो जाती है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल स्टिमुलेट हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेड ब्लड सेल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो कहाँ से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वो बोन मेरो, बोन मेरो में ये चीज रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। बोन मेरो कहाँ देखने को मिलेगा, हड्डियों के बीच में स्पॉन्ज जैसा, पाउच जैसा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जो चीजें होती है वो बोन मेरो। और वहां पे दो तरह के बोन मेरो होते हैं, रेड मेरो और एक होता है येलो मेरो।
यहाँ पे रेड मैरो में प्रोडक्शन होता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। और येलो मैरो में प्रोडक्शन होता है फैट का। यहाँ तक क्लियर? फिर से बताओ, ये किडनी जो है वो प्रोड्यूस करती है हार्मोन, कौन सा हार्मोन? इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन। और वो स्टिमुलेट करते, जब भी ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है तब आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है? बोन मैरो। बोन मैरो कहाँ होता है? बोन के बीच में जो ये स्पॉन्ज जैसा एरिया होता है वहाँ पे बोन मैरो, और वहाँ पे दो बोन मैरो, रेड बोन मैरो और येलो मैरो, जिसमें रेड में आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन होता है और येलो मैरो में फैट का प्रोडक्शन होता है। यहाँ तक क्लियर? एथ्रोपोइटीन याद रखना, एथ्रोपोइटीन। अब दूसरा जो हार्मोन रिलीज करती है किडनी, वो है रेनिन। एक सेकेंड, दूसरा जो प्रोड्यूस करती है वो रेनिन। और रेनिन से क्या होगा? वो कंट्रोल करेगा, रेनिन जो है वो कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, रेनिन कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? और एक और जो हार्मोन रिलीज करता है कैल्सिट्रोयल, वो कंट्रोल करता है आपके कैल्शियम को बॉडी के अंदर। डन? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? किडनी का काम है ब्लड से वेस्ट को निकालना, फिर यूरिन से बाहर निकाल देना, उसमें शुगर को भी ले लेती है, और शुगर जो है फिर यूरिन में ऐड करके फिर रीअब्जॉर्ब करके वापस ब्लड में ऐड कर देती है, और 180 मिलीग्राम पर 1 डेसीलीटर से ब्लड, इससे ज़्यादा उसमें कंटेंट बढ़ जाता है तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और जो बचा हुआ है एक्स्ट्रा, जैसे 200 मिलीग्राम मिला तो उसमें 20 मिलीग्राम यूरिन से बाहर निकल जाएगा, और बाकी सब एब्जॉर्ब कर लेगी, तो आपके ब्लड, आपके यूरिन में देखने को मिलेगा शुगर, मतलब ग्लूकोज। डन यहाँ तक? और फिर मैंने बताया कि किडनी 3 तरह के जो है हार्मोन रिलीज करती है। इर्थ्रोपोइटिन, जिसमें आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कहाँ बढ़ जाता है? बोन मैरो में बढ़ जाता है। बोन मैरो कहाँ है? बोन के अंदर एक स्पॉन्ज जैसा एरिया होता है, वहाँ पे दो मैरो होते हैं, रेड मैरो, येलो मैरो। रेड मैरो में जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्रोडक्शन होता है, येलो मैरो में फैट प्रोडक्शन होता है। दूसरा जो है रेनिन, मैंने आपको बताया, रेनिन से जो है वो बढ़ जाता है प्रोडक्शन, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है जब रेनिन हार्मोन रिलीज होता है। और कैल्सिट्रोलियल जब रिलीज होता है तब कैल्शियम को जो हार्मोन रिलीज करती है, तब कैल्शियम बैलेंस होता है, उसमें रेगुलेट होता है। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलो आगे चलते हैं। विच रूलर मेड प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी? कौन से ऐसे राजा है जिसने 1907 में प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी कर दिया था? तो आप अपने 10-20 सेकंड लीजिए और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो महाराजा सियाजीराव जो है, जिसने ये 1907 में प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी कर दिया था, जो हमने किया 2010 में। और जो एक्ट ये बना कब? 2009 में, राइट टू एजुकेशन। और उसको इम्प्लीमेंट किया गया 2000, राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट किया गया 2010 में। उसी आइडिया को 1907 में ये सयाजीराव गायकवाड़ ने इम्प्लीमेंट कर दिया था। यहाँ तक क्लियर? हाँ, फिर सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में मैं कुछ बातें बताऊँ तो सयाजीराव गायकवाड़ ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को स्कॉलरशिप देकर फॉरेन पढ़ने के लिए सपोर्ट किया था। दादा भाई नेहरू जी को भी सपोर्ट किया गया था सयाजीराव गायकवाड़ के द्वारा। अरबिंदो को अरबिंदो घोष को भी सपोर्ट किया गया था सयाजीराव गायकवाड़ जी के द्वारा। और सयाजीराव गायकवाड़ जी के बारे में बताऊं तो एमएस यूनिवर्सिटी भी जिसको इस्टेब्लिश किया था, और बाद में पूरा काम जो कंप्लीट किया वो प्रताप सिंह राव गायकवाड़, जो उसका ग्रैंड सन था, उसने फाइनली महाराजा ये कृष्ण कुमार सिंह यूनिवर्सिटी का काम जो है उसने खत्म करवाया था। डन? और यहाँ पे सर सैयद अहमद खान जी के बारे में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर। बाकी जैसे हम बाकी सब डिस्कस करते हैं ऑप्शन अपने
सर सैयद अहमद खान जी के बारे में मैं अगर बताऊं आपको तो यहाँ पे पहली बात 1864 में एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई थी, जिसमें क्या था, उसमें ये अलीगढ़ में बनाई थी साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़। और उसमें जितने भी साइंटिफिक एजुकेशन जो था, साइंटिफिक वर्क जो था, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करवाने का काम यहाँ पे शुरू किया था, कि जितने भी लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उसको आगे बढ़ाया कैसे जाए। तो उसको ये जितने भी साइंटिफिक वर्क है, जितना वेस्टर्न एजुकेशन, उसको सबको उर्दू में ट्रांसफर करके लोगों तक पहुंचाना, लोगों को एजुकेट करना। Right? क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद मुस्लिमों की और खासकर वुमन मुस्लिम वुमन की हालत बहुत खराब थी। तो सैयद सैयद अहमद खान ने काम किया उसके लिए। फिर अब मैं आपको बताऊं तो 1857 में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाई, और कहाँ पे, अलीगढ़ में। और जिसका आज नाम बदल के जिसका नाम हो गया है 1920 में, जिसको बनाया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्लियर यहाँ तक, जिसको मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको ये सर सैयद अहमद खान ने बनाया था ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मॉडल पे। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। फिर एक और बात बताऊँ मैं, सर सैयद अहमद खान जी के बारे में मुझे जो याद आ रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी बनाई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी बनाई थी, और उसमें ये था कि जैसे मैं एजुकेशन चला रहा हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला हूँ पूरे इंडिया में, बहुत सारे मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला है, इसलिए ये पूरी कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा। देन और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपको बताऊं तो विश्व भारती एक कॉलेज बनाई थी। और फिर विश्व भारती ये बनाई थी 1909 में, और फिर इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला कब, 1951 में। कहाँ पे बनाई थी, शांति निकेतन। याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट पास्ड द इंडिया क्वाइट क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन। तो जब ये क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन पास हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तब कौन प्रेसिडेंट था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो आपको पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 1885 में जब से बनी है, तब से उसका हर साल दिसंबर में एक सेशन होता है। तो उसमें कौन सा सेशन था जब क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन पास किया गया, क्विट इंडिया। ओके, तो आप अपना टाइम लीजिए 10-20 सेकंड, और फिर कोई एक आंसर टिक कर। तो फर्स्ट ऑप्शन है महात्मा गांधी, सेकंड है मौलाना अबुल कलाम आजाद, थर्ड है राजेंद्र प्रसाद, और डी है जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो हमारा आंसर इसमें क्या है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये सेशन जो है जिसमें पास किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, वो हुआ था ये 8 अगस्त 1942। और उसमें क्विट इंडिया का रिवॉल्यूशन, क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन मैं बोलने में आपको रिवॉल्यूशन बोला जाता है, लेकिन क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, एग्जैक्टली रिवॉल्यूशन जैसी चीज, एक्चुअली रिवॉल्यूशन तो हुआ था, लेकिन यहाँ पे रिजोल्यूशन पास करना था, तो क्विट इंडिया रिजोल्यूशन पास किया गया 8 अगस्त 1942 में। और कहाँ पे, ये ग्वालिया टैंक मैदान, कहाँ पे, बॉम्बे में, वहाँ पे ये रिवॉल्यूशन पास किया। फिर से रिवॉल्यूशन बोल रहा हूँ, रिजोल्यूशन पास किया। और उस टाइम पे जो रिजोल्यूशन पास हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो अबुल कलाम आजाद जी जो वहाँ पे ये प्रेसिडेंट थे। और ये रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था। अब क्रिप्स मिशन आया, उसमें क्या प्रॉब्लम था, क्रिप्स मिशन आया जुलाई 1942। अब उसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें प्रॉब्लम ये था कि क्रिप्स क्रिप्स जो है वो स्टीफर्ड स्क्रिप्ट, वो अभी ये कह रहे थे, ये बातें कह रहे थे कि हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, डोमिनियन स्टेटस
आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। अब इंडियन लीडर कह रहे हैं कि हम बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि हमने ये जो 1929 का जो सेशन हुआ, 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने थे, और जिसमें बताया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला सेलिब्रेट करेंगे इंडिपेंडेंट डे, और अब हमें डोमिनेट स्टेट चाहिए नहीं, फुल्ली इंडिपेंडेंट चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए। अब हमने ये 1929 में ही आपके डोमिनेंट स्टेट को रिजेक्ट कर दिया, और आप कुछ साल के बाद आकर बोल रहे हैं, मतलब ये 13 साल बाद आकर बोल रहे हैं कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे, तो हम तो वो तो 13 साल पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं भाई। अब आपका डोमिनेंट स्टेटस हमें चाहिए ना, आप तो अब जाओ यहाँ पे, जाओ यहाँ से। तो क्रिप्स मिशन आया, तब सब लोगों को लग रहा था कि अब कोई नई चीज़ आएगी और अब बोलेंगे कि इंडिया को हम इंडिपेंडेंट यहाँ पे आज़ाद करके छोड़ के जा रहे हो, और क्रिप्स को भेजा। और क्रिप्स को भेजकर, जो स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजकर, पूरा नाम ऐसा है, और इसको भेजकर ये नया चौथला दूसरा दिया गया कि अब आपको डोमिनेट स्टेट देंगे, जिसको हमने बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो इस वजह से लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ा, और अब गांधी जी कह रहे हैं कि अब तो हम डू और डाई, करो या मरो, या तो हम आज़ादी लेंगे या तो मर जाएंगे, ऐसी ऐसी बीच में लटकते हुए नहीं जीना चाहते हम बिल्कुल। तो ये पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट वाला जो रिजोल्यूशन पास किया, रिवोल्यूशन बिल्कुल नहीं, रिवोल्यूशन हुआ था जरूर, लेकिन रिजोल्यूशन क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो पास हुआ 8 अगस्त 1942, और ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में हुआ था, जहाँ अबुल कलाम आज़ाद जो है वो वहाँ पे प्रेसिडेंट। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलो। हाँ, महात्मा गांधी जी के बारे में मैं बताऊं तो कुछ इंपॉर्टेंट नया डिस्कस करते हैं अभी। देखिए कि 1969 में गांधी जी का फोटो ये करेंसी में, इंडियन करेंसी में आना शुरू हुआ, शायद आपके लिए नया होगा, इंडियन करेंसी में आना शुरू हुआ। तो इससे पहले क्या, कौन सा फोटो था ये दिमाग में आएगा, अगर गांधी जी नहीं थे तो अशोका पिलर्स, अशोक के पिलर उसमें हुआ करते थे, अशोकाज पिलर। हाँ, और यहाँ पे क्या हुआ था 1969 में, गांधी जी की 100th बर्थ एनिवर्सरी थी। एक सेकंड, गांधी जी की हंड्रेड बर्थ एनिवर्सरी, यहीं पे लिख देता हूँ, 100th बर्थ एनिवर्सरी थी गांधी जी की। डन। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, बी अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन है हमारा अबुल कलाम आजाद। एक और 500 रुपीज की जो नोट है, 500 रुपीज की जो नोट है, उसमें गांधी जी का फोटो पहली बार आना शुरू हुआ वो 1987 के बाद, 1987 के बाद पहली बार गांधी जी का फोटो इसमें आना शुरू हुआ। तो इतनी डिटेल हुई। अब मैं आपको अबुल कलाम आजाद जी के बारे में बताऊं तो 11 नवंबर वो नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट, एज ए नेशनल एजुकेशन डे उसके बर्थ पे नेशनल एजुकेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट, इंडिया के फर्स्ट फर्स्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आज़ाद थे। देन और ये एक और बात बताऊं कि ये जो नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करना वो 2008 से शुरू किया है, उसको उसको अबुल कलाम जी के याद में उसको शुरू किया हुआ है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुझे याद आ रहा है 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। एक और बात, 1920 से मुझे याद आ रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, ये एंग्लो मोहम्मदन यूनिवर्सिटी जो है, एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, उसको यूनिवर्सिटी का, कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था। यहाँ तक क्लियर? जिसको सर सैयद अहमद खान ने, जो हमने अभी डिस्कस किया 1920 से, मुझे अचानक याद आ गया। और अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में आगे मैं बताऊँ तो 1992 में भारत रत्न मिला था। और मक्का में बॉर्न हुआ, एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, सऊदी अरेबिया। और दो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है अबुल कलाम आज़ाद के, अल हिलाल
और दूसरा न्यूज़पेपर जो है वो है अल बलाग, ये दूसरे अबुल कलाम आज़ाद जी का दूसरा न्यूज़पेपर। अब राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में मैं कुछ आपको बताऊं तो 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की थी। और एक और बात, जब वो फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो इन कब बने थे वो 1950 में बने थे। 26 जनवरी 1950 में प्रेसिडेंट बने थे और वो 1962 तक प्रेसिडेंट रहे। तो 12 साल कंटिन्यूस रहने वाला लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी बने, और 1962 में डेथ हो गई थी। और 1962 में भारत रत्न भी मिला था, भारत रत्न। और कुछ वर्क अगर मैं बताऊं तो सत्याग्रह लिखी हुई जो उस जिसके ऑथर थे, सत्याग्रह एट चंपारण, अगर ये बुक के बारे में पूछा जाए तो ये किसकी बुक है? राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है। दूसरी पर इंडिया डिवाइडेड, ये बुक भी पूछा जाए तो किसकी बुक है? ये भी राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है। थर्ड में बताऊं तो आत्मकथा अगर पूछा जाए तो ये भी किसकी बुक है? ये राजेंद्र प्रसाद जी की बुक है। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तो पता ही, डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी। और ये 1929 जो लाहौर सेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे। लखनऊ में जब साइमन कमीशन आया था तो मेन लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। और फिर एक और बात बताऊं, 19 1928 का जो ये सेशन हुआ जिसमें मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, उसमें ये जो 2 साल था, नेहरू रिपोर्ट में दिया गया था कि 2 साल के लिए हम आपको टाइम देते हैं। 2 साल के अंदर अगर डोमिनियन स्टेटस के बारे में नहीं सोच रहे तो फिर ये शुरू कर देंगे, मूवमेंट शुरू कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। तो वो 2 साल का टाइम जो था, नेहरू रिपोर्ट जो सबमिट की, उसमें जो 2 साल का टाइम दिया था उसको कम करवा के 1 साल करवाने का काम जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। डन। ओके चलो। तो दोस्तों लास्ट तक हमारे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।